नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डायरेक्ट हुआ था या फिर इसके पहले भी कुछ कुछ चीज़ें हुई थी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले और एक बात, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर भारत की राजनीति की बात करूँ, मतलब कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे उस समय भारत की राजनीतिक हाल क्या था। अगर भारत की राजनीति की बात करूँ तो भारत की राजनीति में एक शून्यता दिखाई पड़ रही थी। एक अध्यक्ष की कमी दिखाई पड़ रही थी, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने पूरी तरह से दूर कर दिया था। गांधी जी ने भारत के प्रथम आंदोलन की बात करूँ, ध्यान रखने वाली बात है, मैंने भारत का प्रथम आंदोलन बोला है। अगर सिर्फ आंदोलन बोलता तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता, लेकिन भारत का बोला हूँ इसलिए हो जाएगा हमारा चंपारण, जो कि बिहार में आता है। दूसरे की बात करूँ तो अहमदाबाद हो जाएगा। तीसरे की बात करूँ तो खेड़ा नाम की जगह हो जाएगा। यहीं पर ठीक इसी समय कई नौजवान बच्चे जो कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में समझाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बंदूक, गोलियां, बारूद, बम की कोई कमी नहीं आ रही है, जिन्हें अंग्रेज क्रांतिकारी नहीं कहता, जिन्हें अंग्रेज कहता है आतंकवादी या आतंकवादी आंदोलन घोषित करता है जो भी वो आंदोलन करते हैं। अब उसे रोकने के लिए इंग्लैंड में कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके विरोध की परिणति हम लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए फिर रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं। अगर रॉलेट एक्ट की बात करूं तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपके फिगर में और मेरे फिगर में, मतलब कि आपके पास जो डेट दी गई है और मेरे पास जो डेट दी गई है उसमें कोई अंतर नहीं। बस अंतर रहेगा तो आपकी और मेरी बातों में रहेगा, मेरे बोलने का अंतर रहेगा और आपके सुनने का अंतर रहेगा। अगर रॉलेट एक्ट की बात करूं तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट अधिनियम या फिर रॉलेट एक्ट कहें, यह अधिनियम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा लंदन में पारित किया गया। अब ये पार्लियामेंट था वहाँ का, और आपने भी देखा होगा भारत में भी जो भी कुछ भी कानून पास होता है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होता है, उसके बिना तो कानून पास हो सकता नहीं है। अगर उसके और इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट, जो कि लंदन के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश था, के नाम पर लाया गया था। मतलब कि यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट, जो कि एक न्यायाधीश था, पूर्व न्यायाधीश या कहे तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि रिटायर हो गया था, उसके नाम पर लाया गया था। अब भाई साहब रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट नाम पड़ा इनके नाम से क्योंकि ये कानून को बनाने वाले जिस न्यायाधीश का नाम आता है उसका नाम सर सिडनी रॉलेट है, और उन्हीं के नाम पर कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अगर भारत की बात करूं तो आपको पता है कि कुछ भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है, पार्लियामेंट के बिना कुछ भी कानून नहीं बनता। अब देखने में ये आ रहा है कि रॉलेट एक्ट जो कि 18 मार्च 1919 को पास हुआ, कहाँ पर पास हुआ? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लंदन में पास हुआ। अब भाई साहब इस कानून में जो प्रावधान रखे गए थे वो थोड़े से ख़राब थे, या कहे तो भारतीय जनमानस को परेशान करने वाले थे। अब परेशान कैसे कैसे करने वाले थे, आइए समझते हैं। आगे की स्लाइड में भी वही लिखा है कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ। यह कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अब काला कानून की संज्ञा क्यों दी गई थी? लेकिन उसके पहले उस समय पंजाब के उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायर। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, माइकल ओ डायर ये वो नहीं है जिसने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई थी, वो जनरल डायर है। उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अब इस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा क्यों दी गई थी? इस अधिनियम में नो अपील, नो दलील और नो वकील की चर्चा की गई थी। अब ये चर्चा की क्यों गई थी तो ध्यान से सुनना। मैंने बताया कई क्रांतिकारी नेता उभर के आ रहे हैं, जिसमें कि गोली, बारूद, बंदूक की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तो लंदन के काउंसिल में एक एक्ट लाया गया जिसके आधार पे हम किसी, मतलब कि सरकार या कहे तो पुलिस को यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अब भाई साहब गिरफ्तार करेंगी तो वो बंदा ना ही अपील कर सकता है,
ना ही वकील कर सकता है। अब जब अपील नहीं हो रही है, वकील नहीं हो रही, तो दलील पेश भी नहीं कर सकता कि भाई साहब आपने हमें क्यों बंदी बना के रखा, या फिर क्यों आप जेल में डाल रहे हैं हमको। इतना क्लियर है। अगर उसके बाद की बात करूं, और इस कानून में ये था कि जिसको भी पकड़ा जाएगा उसको 2 साल की जेल होना तय है। और आपने तो देखा होगा उस समय की पुलिस किसकी थी, अंग्रेज़ों की। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते कि 2 साल में अंग्रेजी पुलिस हिंदुस्तानियों का क्या हाल करती होगी। इतना क्लियर है। इस कानून में यह भी प्रावधान था कि जब तक कि सरकार या प्रशासन एक मुकदमा दायर नहीं करती तो आप ना ही अपील कर सकते, ना ही दलील कर सकते, ना ही वकील कर सकते। इसका मतलब जब तक कि अंग्रेजी सरकार ना चाहे कि आप छूट जाओगे या फिर आपके ऊपर मुकदमा दायर होगा, तब तक आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अगर आज की बात करूं, अब इसे काला कानून की संज्ञा दी क्यों गई थी? क्योंकि ये मानव के अधिकार का हनन करता था, मतलब लीगल राइट का हनन करता था। अब किस प्रकार करता था? अगर आज के संविधान की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 में इसकी बात की गई है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस एक्ट के आधार से, मतलब कि इस एक्ट अधिनियम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत कुछ सीखा था कि जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बिल्कुल यह आंदोलन चरम पे पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान में जब आंदोलन चरम पे पहुंचेगा, जब किसी को भी फालतू के फालतू बंदी बना रहे हैं, 2 साल की जेल दे रहे हैं, किसी को भी ऐसे ही उठा के ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानियों में गुस्सा आएगा। अब बढ़िया गुस्सा आया। उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि मतलब जगह जगह पे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, मतलब सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं। और इस अधिनियम का विरोध करने की जिम्मेदारी दी गई थी हमारे गांधी जी को। अब गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद क्या होता है? अब गांधी जी को इस आंदोलन की अध्यक्षता दी गई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अब अमृतसर पंजाब में ही क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा फोकस, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारियों को बंदी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो कि पंजाब में था। पंजाब में क्यों था? क्योंकि उसी समय में सारी की सारी घटनाएं उसी समय की है। सरदार अजीत सिंह की बात करें, हमारे अपना लाला लाजपत राय की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद की बात करें, लाला हरदयाल की बात करें, के द्वारा पंजाब में एक कॉलेज जिसका नाम था D.A. विक कॉलेज, वहाँ के बच्चों को, मतलब D.A. विक कॉलेज बनाया गया है, तथा वहाँ के बच्चों को क्रांतिकारी बना के बाहर निकाला जा रहा है। तो इससे अंग्रेजी शासन बहुत परेशान था कि भाई जब ऐसी होता रहेगा तो हमारी सत्ता तो हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए देखने में ये आ रहा है कि सबसे बड़ा जो आंदोलन था, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रूअल एक्टिविटी थी अंग्रेज़ों की, वो कहाँ पर थी? पंजाब में थी। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। मैंने बताया था आपको उस समय पंजाब का उपराज्यपाल था माइकल ओडायर, जो कि प्रशासन संभालता था। यह वो नहीं है जिसने कि गोली चलाई थी। अब देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह पर छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में भी बहुत छोटे छोटे आंदोलन, या फिर बहुत कहे तो क्रूअल एक्टिविटी हो रही है अंग्रेज़ों की तरफ से भी, और हिंदुस्तानियों उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो उसे ऐसा लगा कि प्रशासन धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब कि माइकल ओडायर जो कि पंजाब का उपराज्यपाल था, उसे ऐसा लगा कि जो प्रशासन है मेरे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अब उसने बढ़िया एक रिपोर्ट तैयार किया, और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसको भेज दिया कि देखो बोले भैया यहाँ पर मेरे हाथ से प्रशासन निकलता जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है हिंदुस्तानियों की। तो उसने तो अब रिपोर्ट सौंप दिया। अब मैंने बताया था आपको इस अधिनियम का विरोध करने की जिम्मेदारी दी गई थी गांधी जी को। अब जिम्मेदारी दी गई थी गांधी जी को, तो 30 मार्च 1919 को तय किया गया कि भैया गांधी जी पंजाब में प्रवेश करेंगे और पंजाब में बहुत तरीके से बिल्कुल आंदोलन करेंगे। 30 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 30 मार्च को था संडे। अब संडे इसलिए चुना गया क्योंकि संडे में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ सकती है हम हिंदुस्तानियों की। और बिल्कुल आंदोलन का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी चीज़ों का बिल्कुल नुकसान ना करते हुए एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे और चुपचाप
जाके घर चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन 30 मार्च को हुआ क्या, गांधी जी किसी कारणवश मतलब पंजाब की ओर नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर से 6 मार्च को फिर पहुंचने की बात हो रही है। 6 मार्च की बात करूँ तो 6 अप्रैल की बात करूँ, इसके पहले मैंने बताया था आपको 30 मार्च, अब बता रहा हूँ आपको 6 अप्रैल। अगर 6 अप्रैल की बात करूँ तो 6 अप्रैल को भी संडे का दिन ही था। तो उस समय फिर गांधी जी ने पहुंचने की बात की कि भाई मैं पंजाब जाऊंगा, आंदोलन करेंगे तरीके से, बिल्कुल। लेकिन उसी में क्या होता है, गांधी जी निकलते बढ़िया पंजाब की ओर, लेकिन दिल्ली के पास एक पलवल नाम की जगह है जो अभी हरियाणा में आती है, उन्हीं के पास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब गांधी जी को पंजाब जाने से बैन कर दिया गया कि भाई साहब तुम अगर पंजाब जाओगे तो जो हमने व्यवस्था बनाई है, जो शांति बनाई है, वो हो जाएंगी टोटल तरीके से भंग। अब आंदोलन का तो विचार इनके मन में आ ही गया था। अब गांधी जी किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए। अब आंदोलन की कमान किसको दी गई, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, क्योंकि आंदोलन करना तो जरूरी था, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बताया था गांधी जी 30 मार्च 1919 को आंदोलन के लिए जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं गए थे। अब 6 अप्रैल को भी गांधी जी को बैन कर दिया गया। तो पंजाब के लोगों द्वारा डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये नाम आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों को कमान दी गई कि भैया आप इस आंदोलन की अध्यक्षता करेंगे। अगर आपने नाम ध्यान से देखा होगा तो एक नाम है सत्यपाल मलिक जो कि मुस्लिम वर्ग से आता है, और दूसरा नाम है सैफुद्दीन किचलू जो कि हिंदू वर्ग से आता है। मतलब इसी से साबित हो जाता है कि यह आंदोलन ना ही हिंदू का था ना ही मुसलमान का था, यह आंदोलन था भारतवासियों का। मतलब टोटल कहे तो यह आंदोलन भारतीयों का था, ना ही हिंदू का था ना ही मुसलमानों का था। अब देखने में ये आ रहा है कि यह आंदोलन की कमान इनको दी गई है। अब इसके बाद ये देखने में ये आ रहा है कि 9 अप्रैल को इन दोनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनको धर्मशाला, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में आता है, पहले पंजाब में आता था, वहाँ पर ले जाके बंदी बना लिया गया और तथा आंदोलन दबाने की टोटली बात हो रही है। अब देखो मैंने बताया आंदोलन करना जरूरी था, सत्यपाल मलिक भी गिरफ्तार हो गया, सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार हो गया। तो भाई साहब अब किसी ना किसी को, तीसरे व्यक्ति को आंदोलन की कमान सौंपी जानी थी। तो तीसरा व्यक्ति को आंदोलन की कमान सौंपी गई थी जिसका नाम था लाला हंसराज, जिन्हें की आंदोलन की कमान सौंपी गई थी। तो यही लाला हरदयाल है जिन्होंने की अमृतसर, जो कि पंजाब में आता है, जलियांवाला बाग में जो आंदोलन हो रहा था, जिस समय जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, उस समय उसकी अध्यक्षता यही लाला हंसराज कर रहे थे। अब बिल्कुल आगे देखते हैं, मैंने वही बताया, नेक्स्ट स्लाइड में भी वही लिखा है। इन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद तीसरे का चुनाव हुआ जिनका नाम था लाला हंसराज। अगर आगे की ओर देखिए, अब आंदोलन की बात करें तो ये डिसाइड हो गया कि भैया हम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला, जो कि बिल्कुल स्वर्ण मंदिर के बाजू में ही है, वहाँ जाएंगे तरीके से और विरोध प्रदर्शन करेंगे अपना। अब 13 अप्रैल 1919 का दिन चुनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि उस समय संडे मतलब कि रविवार का दिन है, और आपने देखा होगा रविवार मतलब छुट्टी का दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है जो कि आंदोलन में सहयोग करेंगी हमारे। दूसरा कारण, उसी दिन पंजाब के लोगों का पवित्र त्यौहार बैसाखी का त्यौहार भी आता है, और बढ़िया इनका डिसाइड हो गया कि सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद लंगर वंगर होगा, कुछ खाने वाने के बाद बढ़िया जलियांवाला बाग में जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे इस रॉलेट एक्ट का। अब समय डिसाइड होता है भैया 4:15, मतलब कि 4:15 या फिर लगभग 4:30 बजे हम वहाँ पर प्रवेश करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर टोटल जलियांवाला बाग की बात करूँ तो टोटल हिंदुस्तानियों की संख्या थी 20,000, मतलब कि 20,000 टोटल हिंदुस्तानी वहाँ पर पहुँचे थे आंदोलन करने के लिए, अगर उसकी बात करूँ। लेकिन इसी में क्या होता है, ये तो 13 अप्रैल की बात किया मैंने, लेकिन हल्का सा मैं आपको 2 दिन पीछे लेके जाता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि पंजाब के उपराज्यपाल जो कि था माइकल ओडायर,
जिसने कि एक रिपोर्ट या फिर एक लेटर कहें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिया था कि भाई साहब मेरे हाथ से प्रशासन दिन ब दिन निकलते जा रहा है। अगर उसकी बात करूं तो फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, मैंने भी 13 तारीख की बात की लेकिन उसके पहले 2 दिन पहले की बात करूं तो 11 तारीख को एक सेना का ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम था रेगिनॉल्ड डायर, जिसने कि गोली चलाया था, जिसे कि हम जनरल डायर भी कहते हैं। 11 तारीख को भाई साहब ये आ जाता है पंजाब। जब मैंने बोला इसकी पोस्ट क्या थी, ब्रिगेडियर जनरल की थी, मतलब कि सेना का था, सेना का प्रमुख था। अब मैंने बोला मतलब कि सारी की सारी ताकत किस में निहित हो गई, मतलब सारी की सारी ताकत किसके पास आ गई, जनरल डायर के पास आ गई कि जो भी उसकी मर्जी रहेंगी अब पंजाब में वही होगा। तो भैया इसने 12 तारीख को सेना का कानून मतलब कि मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब में, या कहे तो धारा 144। अब धारा 144 में क्या होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब देखने में ये आ रहा है कि 12 तारीख को बिल्कुल मार्शल लॉ लग गया है पंजाब में, मतलब सेना का कानून लग गया, धारा 144 लग गई है। अब मैंने बोला 13 अप्रैल को हम हिंदुस्तानी आंदोलन करने वाले थे। 12 अप्रैल की शाम को यह कानून लग गया। अब उस समय तो उतना मोबाइल का ज़माना था नहीं कि आप किसी को व्हाट्सएप में मैसेज करते थे कि भाई कानून लग गया है, कल अपने को नहीं मिलना है। आप एफबी के थ्रू किसी को मैसेज करते थे कि भाई कानून लग गया, हमको अपनी इकट्ठा नहीं होना है। तो देखने में ये आ रहा है कि 13 तारीख को तो हमको पता था ही नहीं कि सेना का कानून लग चुका है। हम बढ़िया उठे आठे, पूजा पाठ की और चले गए बिल्कुल आंदोलन में। टोटल पब्लिक की बात करूँगा तो 20,000। अब भाई साहब होता है किसी ने जाके बता दिया कि भाई वहाँ पर आपने तो मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत तरीके से आंदोलन हो रहा है। तो उतने में ही जनरल डायर 3 गाड़ियों में 80 सैनिक को बिठालकर, 3 गाड़ियाँ थी, सैनिक थे 80, जिसमें कि 65 की बात करूँ तो 65 आते थे गोरखा रेजिमेंट से, और 15 की बात करूँ तो 15 आते थे बलूची रेजिमेंट से। ये सब ताल्लुक़ रखते थे। तो आदेश दिया कि भैया चलो तुम 3 गाड़ी निकालो, 80 टोटल सैनिक थे। अब चले गए वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में, मतलब कि जलियांवाला बाग में चले गए। पहले बहुत बड़ा ग्राउंड था, अभी वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग सारी की सारी बन चुकी है, पहले बहुत बड़ा एरिया था वो। अब वहाँ भैया आने जाने का एक पतला रास्ता था और उसके बाद यहाँ पर गेट था। ये रास्ते से उन लोग गए और एक गेट बिल्कुल कर दिया ब्लॉक, मतलब कि जनरल डायर ने पहले गेट ब्लॉक करने का आदेश दिया, गेट ब्लॉक कर दिया, वहाँ लगा दिया ताला। अब सारे के सारे पुलिस वाले गेट के अंदर, जनरल डायर भी गेट के अंदर। अब बिल्कुल जनरल डायर ने ना ही पूछा कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ना ही ऐसा बोला कि तुम हट जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बिल्कुल उसने दे दिया आदेश कि जब तक के तुम्हारी गोली ख़त्म नहीं होती तुम गोली चलाओ, जब तक कि तुम्हारी गोली ख़त्म नहीं होती तुम गोली चलाओ। तो टोटल भाई साहब 10 मिनट तक के फायरिंग हुई, 50 राउंड गोली चली और टोटल गोली चली थी भैया 1650। अब बिल्कुल 1650 गोलियाँ चलने बैठ गई है। अब आपने देखा होगा एक भी गोली चलती तो अफरा तफरी मच जाती, और वहाँ तो 20,000 पब्लिक थी। अब देखने में ये जा रहा था कि अफरा तफरी से ही कई लोग मर गए हैं, कई लोग किसी के पैर के नीचे आके दब के मर गए हैं, कई लोग गोली से मर गए हैं, वो तो गोली तो चली है, लेकिन कई लोग भगदड़ की वजह से मर गए हैं। अब इस आंदोलन में बुढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मतलब कि सारे के सारे लोग हैं। अब इस आंदोलन में देखने को ये मिल रहा है कि कई लोग कुएं में जाके गिर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कैसे कैसे वो कुआं था और कहाँ कहाँ पर गोलियों के निशान थे दीवार में। तो अब देखने में ये आ रहा है कि टोटल 10 मिनट के बाद गोलियां ख़त्म होने के बाद फायरिंग हो गई बंद। टोटल फिगर की बात करो तो 2000 लोग मरे और घायल हुए थे। 2000 लोगों की मरने और घायल होने की संख्या थी। अब देखने में ये आ रहा है कि सारी की सारी फायरिंग रुक गई है। अब भैया वो गाड़ी में बैठा अपने और चले गया। ना ही उसने ऐसा किया कि जो भी घायल हुए उनको कि अस्पताल ले जा ले,
जो कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन से बिछड़ गए हैं, उनको उनके घर ले जा ले। जो कि जिनको कि पैर में गोली लगी है उनका इलाज करवा ले। ये मैंने टोटल आपको फिगर बताया था 2000 का, जो कि मरे और घायल हुए थे। मतलब कि ऐसा भी क्या कि चलो ठीक है भाई, तुमने गोली चला दी गुस्से गुस्से में, लेकिन उसके बाद आपको समझना चाहिए था जो मरे उनको, मरे तो ठीक है, वो तो पहले से मर गए थे, लेकिन जो घायल हैं उनको उनके इलाज करवाना था। मतलब कि एक टेंटी लगवा देता और दवाई वही करवा देता, उसमें भी कहाँ दिक्कत रही तो पता नहीं इसको। अगर उसके बाद की बात करूँ तो अब भैया बातें पता चलती है गांधी जी को कि भाई साहब यहाँ पर ऐसा ऐसा हो चुका है। अब गांधी जी का हो जाता है टोटली दिमाग ख़राब कि भाई साहब बोले अभी तक हमने इनको हल्के में लिया, मतलब कि हल्के में इन द सेंस मतलब हमने इनकी सारी की सारी मदद की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हमने इनका साथ दिया था। गांधी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। गांधी जी ने उस समय बरम पट्टी का काम किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूँ तो। लेकिन जब सबको समझ में आया कि भाई अंग्रेज अब टोटली है कैसे, तो उसके बाद हमारे लोगों ने भी इसका विरोध किया। बढ़िया लेटर वेटर बनाए दिए कि ये आप पता करो अंग्रेजी शासन को, कि आप पता करो कि ये हुआ क्या और हुआ किस लिए। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, लिटरेचर साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके बाद उन्हें नाइटहुड मतलब कि सर की उपाधि दी गई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद वो सर की उपाधि पूरी तरह से त्याग दी थी और एक स्टेटमेंट दिया था कि बोले वो लोग जो कि हिंदुस्तानियों को पैर की धूल कहें या फिर अब सोच लो आप, वो समझते हैं मैं उनकी सम्मान कैसे पा सकता हूँ। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखने में ये आता है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसका नाम था हंटर आयोग या कहे हंटर कमीशन। अब भैया हंटर आयोग का गठन हो गया जिसमें कि टोटल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य की बात करूं तो 5 थे अंग्रेज और 3 थे हमारे भारतीय। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हो तो 5 थे अंग्रेज और 3 थे भारतीय। मतलब कि अंग्रेजों का सोचा समझा प्लान था कि अगर ये 3 भी भारतीयों के साइड हो जाए तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब कि बहुमत तो हमारे पास ही है, मतलब किसी ना किसी से इसमें भी हम आगे हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखने में ये आ रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पे रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था कि भाई साहब आप फालतू के, हिंदुस्तानी को बोला गया आप बिल्कुल फालतू के फालतू बता रहे हो। इसमें टोटल 79 लोग मरे और घायल हुए हैं। इसमें टोटल 79 लोग मरे और घायल हुए हैं। अब भैया भारतीयों का तो दिमाग पहले से ख़राब था। बोले अच्छा, जब आपने ही बताया कि 1650 गोलियां चली है तो मतलब आपके पुलिस वालों के निशाने इतने कमज़ोर हैं कि आपने उसका 1/4 भी नहीं मारा। अगर इसका 1/4 निकालो तो मैं 400 के करीब आता है। और आपने फिगर बताया है कितने का, 379 का, जो कि घायल और मरे हैं। मतलब आपके पुलिस वालों के निशाने इतने कमज़ोर थे कि आप उसका 1/4 मतलब कि 1/4 भाग भी ना मार पाए। ये तो मतलब सरासर झूठ बोलने वाली बात हो गई थी, जो कि दिख ही रहा था। मैंने बताया था इस हंटर आयोग, अगर हिस्ट्री की बात करो तो 2 हंटर आयोग मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। एक हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित था, उसका नाम था WWW एजुकेशन आयोग, मतलब कि वो शिक्षा से संबंधित था। और एक हंटर आयोग की बात करूँगा तो ये जलियांवाला बाग से संबंधित था। अब भैया इन्होंने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब INC ने, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। लेकिन
अब हो रहा क्या है, कमेटी ने बढ़िया रिपोर्ट बनाई और बोला कि कम से कम भैया 2000 लोग मरे और घायल हुए हैं, और तुम बता रहे हो फिगर कितने का, 379 का, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। अब मदन मोहन मालवीय को इसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसके बाद इसकी अध्यक्षता, मतलब कमेटी की अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। अगर आपके ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू दोनों रहा तो हमको मदन मोहन मालवीय टिक करना है। अगर आपके ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय नहीं रहा तो हमको मोतीलाल नेहरू टिक करना है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो भैया हमारा हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड खत्म। मैंने आपको बता दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की टोटल वजह क्या थी। मैंने बताया आपको जब भी 1915 में गांधी जी जब भारत आए थे और 1917 में बिल्कुल सक्रिय राजनीति में भारत की हिस्सा लिया था, उसके बाद से अगर देखा जा रहा है तो बिल्कुल जो कि राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व मतलब कि अध्यक्षता थी वो सारी की सारी चली गई थी गांधी जी के हाथ में, और गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे सारे के सारे हो रहे थे सफल। अब उससे अंग्रेजी सरकार भी परेशान हो गई थी और इसी चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने लाया था रॉलेट एक्ट, जिसे कि काला कानून कहा जाता है, जो कि मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। तो बिल्कुल अब इमेज देख लेते कि हुआ क्या था, लेकिन उसके पहले और कुछ बातें। गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम की बात करूँ तो जनरल डायर था। अगर उसका पूरे नाम की बात करूँ तो रेगिनॉल्ड डायर था, जिसकी पोस्ट थी ब्रिगेडियर जनरल की। इतना क्लियर है? अब थोड़ा आगे और देख लेते हैं। अब ये देखो भाई साहब, अगर आप जाओगे वहाँ पर अभी भी तो आपको बिल्कुल ऐसे गोलियों के निशान मिलेंगे जो कि आपको इमेज में देखने मिल ही रहा होगा। अगला इमेज देखते हैं। देखो ये है टोटल, मतलब कि इस प्रकार से वहाँ पर लोगों को मारा गया था। अब आपको देख के लगता कि यहाँ कौन सा 379 का फिगर दिख रहा है आपको, कई सारे लोग मरे हुए दिख रहे हैं आपको। ये तो ज़मीन पे है, ये कुआं दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कुएं में गोली लगने के डर से तो और कई लोग जाके मर गए थे। ये चीज़ हो गई अलग। तो आज बिल्कुल ये लाने का उद्देश्य ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर हुआ क्या हुआ। अगर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो कि कुछ आपको पता होगी और कुछ बातें मैं बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।